सभी जो मतलब जितने भी प्रश्न आप अभी हर दिन करोगे टेस्ट के रूप में मेरे साथ, वो सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी सेहत का बढ़िया ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। अभी कुछ भी कंफर्म भले नहीं है, नेट कुछ भी, वो सब हम छोड़ते हैं, आखिरी फैसला जब भी आएगा सो आएगा। हमें अपनी तैयारी को प्रॉपर रखना है, क्योंकि क्या पता ऐसा हुआ कि हम दिसंबर का भी हम चूक जाएं। ठीक है, अभी तो हम चूक ही जाएं, पता चले कि दिसंबर वाला भी हमारा छूट जाए, है ना। इसलिए बढ़िया से तैयारी करना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखो। बरसात का टाइम है तो देखो बीमारी यूं ही पकड़ लेती है, क्योंकि भाई हम गर्मी 4 महीने हमने गर्मी को झेला है, अभी अचानक से मौसम परिवर्तित हो रहा है तो उसका हमें असर देखने को मिलेगा। चलिए, सभी लोग आ गए, सब आ गए, सारे मित्र, रश्मि, पल्लवी, लाली, शिप्रा, सुषमा, जरीना जी हैं, रोशनी हैं, नंदनी जी हैं, अनु हैं, सुनीता जी हैं। चलिए ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आता है, बताना है आपको उत्तर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। हमारा प्रश्न है पहला कि मृगावती को आचार्य शुक्ल ने प्रथम सूफी काव्य माना। फिर सत्यवती कथा को हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सूफी परंपरा की प्रथम कृति उल्लेखित किया। चंदायन होगा, चंद्रयान नहीं, चंदायन अवधि का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है, या हंस जवाहिर अंतिम रचना मानी जाती है। आप बताएं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसके पहले भी ये पढ़ाए जा चुके हैं। आप उत्तर कर दीजिए जल्दी जल्दी, अब आप जल्दी जल्दी उत्तर कर दीजिए तो सही रहे। ये क्या दिखा रहा है यार, मेरे तो कमेंट सेक्शन में कुछ और ही आ रहा। अच्छा हाँ ठीक है, सुन लीजिए सुन लीजिए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, सी लगा रहे हैं सब लोग। मैं तो, मेरे को लाइव से बाहर कर दिया अभी तो, मेरा दूसरा मोबाइल, इसमें कमेंट रीड करती हूँ। अच्छा सी लगा रहे हैं, अच्छा सी क्यों होगा दोस्तों? सी क्यों होगा? चंदायन अवधि का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये डी गलत है, हंस जवाहिर अंतिम रचना में नहीं मान जाती, जबकि कौन सी रचना अंतिम है? अनुराग बांसुरी। ठीक है, अनुराग बांसुरी, वो सॉरी इंद्रावती, इंद्रावती जो है वो नूर मोहम्मद की जो सूफी प्रेमखाने काव्य की अंतिम रचना स्वीकार की जाती है। ठीक है, प्रथम प्रबंध रचना जो है वो मुल्ला दाऊद की चंदायन को ही माना गया है, जबकि हंसावली को नहीं माना गया, असाहित्यकृत हंसावली को नहीं माना गया है। ठीक है, इसलिए डी नंबर हमारा यहाँ पे ये असत्य है, ये हंस जवाहिर नहीं है। ठीक है, यही हमारा असत्य कथन है। चलिए अब फास्ट आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से कौन अष्टशाप का कवि नहीं है? कुंभन दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, ध्रुवदास। कुंभ के सूर, परमानंद, कृष्ण गोविंदा, शीत चतुर्भुज नंदा। ये वाला ट्रिक याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ये चारों जो अष्टशाप के कवि है ना, इनको याद करने में सही रहेगा। हाँ, ध्रुवदास नहीं है, बहुत बढ़िया। ये मैं कम्युनिटी में डाली थी तो कोई आंसर नहीं बता पाए थे। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? तुम नीके दुहि जानत गया, इसको मैंने कम्युनिटी में भी डाला था तो कोई आंसर नहीं बता पाए थे, गलत आंसर आ रहे थे। चलिए, कुंवर रसिक मनमोहन लागू तिहारी पहिया, बताइए किसका है? सूरदास का, कुंभन दास का, नंददास का, परमानंद दास का, या तुलसीदास का? अब बताएं, बताएं 3 नंबर का किसका है? तुम नीके दुहि जानत गया, चलिए, कुंवर रसिक मनमोहन लागू तिहारी पहिया, ये कुंभन दास की पंक्ति है।
ठीक है, ये पंक्ति जो है वो कुंभन दास की है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ये सब पेपर कहीं ना कहीं ओल्ड पैटर्न, ओल्ड पेपर पर आधारित है। ठीक है, सारे प्रश्न ओल्ड पेपर पर ही आधारित है। निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित का रचयिता है? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर रायमल्ल पांडे या फिर प्राणचंद चौहान? तो प्राणचंद चौहान ने तो हनुमान नाटक लिखा है ना, इनको काटो। नाभादास ने भक्तमाल लिखा, काटो। तुलसीदास ने लिखा ही नहीं हनुमान चरित, ऐसा कुछ, उन्होंने तो हनुमान बाहुक लिखा है। अब बताइए, अब बताइए क्या होगा? अरे मैं यहाँ काट तो रही हूँ, इन्होंने नहीं लिखा। BBCCC की मैं तो अग्रदास को भी काट दी हूँ। 4 नंबर होगा। रायमल्ल पांडे ने लिखा है हनुमान चरित, बहुत बढ़िया। आगे आता है, अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति रीत मुक्त काव्यधारा की नहीं है? पहला है विरह वर्णन की प्रधानता, दूसरा है स्वानुभूति का चित्रण, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, अधिकतर मुक्तक शैली में काव्य सृजन, या फिर लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का वर्णन। बताइए कौन सी प्रवृत्ति, ठीक है, रीत मुक्त काव्यधारा की नहीं है? अब बताइए। पेपर लगाना बहुत जरूरी है, बहुत ही, हफ्ते में 1-2 टेस्ट लेना बहुत जरूरी दोस्तों। केवल तैयारी करते रहना ठीक नहीं होगा। बताएं। कौन है? देखो, विरह वर्णन की प्रधानता तो है बिल्कुल, स्वानुभूति का चित्रण भी है, अपने अनुभव को उन्होंने व्यक्त किया। ठीक है, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हैं ये, अधिकतर मुक्तक शैली, क्या पूरी इनकी रचना मुक्तक शैली में ही होती है। बस ये नहीं है कि लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों को पढ़ना है, ये नंबर नहीं है। फिर से आपको यहाँ पे क्रम लगाना है, रचनाकाल के आधार पर रचनाओं का अनुक्रम। ये 19 रचनाएं हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 19 की 19 रचनाएं आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, माधवा, नलकाम, कंदना, पद्मावत, मधुमालती, और इसके बाद रूप मंजरी, चिताई वार्ता, चित्रावली, रस रतन, ज्ञानदीप, नल दमयंती, नल चरित्र, हंस जवाहिर और इंद्रावती। इतनी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। एक और है, एक पेपर में आ जाती है, ये यूसुफ जुले शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा करके रचना आती है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। हाँ, बहुत सुंदर। चंदायन पहले आएगा 1339 में, फिर मृगावती आएगा 1501 में, मृगावती, फिर मधुमालती आएगा 1545 में, और चित्रावली 1613 होगा मेरे ख्याल से, 1673 की 1613 होगा कुछ मृगावती के लिए, ये चित्रावली के लिए। हाँ, 1613 है। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट है। अगला आता है कि मुर्दहिया आत्मकथा के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, कि दलित जीवन की त्रासदी का विस्तार से वर्णन है, शिक्षा व शिक्षण तंत्र की विद्रूपता का चित्रण है, अध्यापक मुंशीराम व सूरतलाल विद्यालय में दलित बच्चों को चमरकट होगा, चमरकिट कहकर ताने मारते थे, या अगला है, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ तो सही रहेगा। यह है मुर्दहिया का प्रकाशन 2010 में तदहो पत्रिका के संपादक विमलेश के द्वारा की गई, या फिर सभी कथन सत्य है? बताएं, जल्दी बताइए मुर्दहिया के बारे में, फटाफट आंसर कर दीजिए, जल्दी से सेकंडों में आंसर कर दीजिए। बहुत सुंदर उत्तर, क्या बात है। नेहा त्रिपाठी, दीपिका, सरस्वती, रोशनी, रूपम, वाह, अद्भुत अद्भुत उत्तर, गजब रे, बाप रे, हे प्रभु, पेपर सिर पे है। नंदनी, जरीना जी, सेवन का सबने ई लगाया, सिप्रास थाना, बाप रे, हे भगवान। डी नंबर में सब स्पष्ट लिखा है कि विमलेश नहीं, अखिलेश। मुर्दहिया का प्रकाशन 2010 में तदभव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश के द्वारा की। ये आपके पीडीएफ से प्रश्न है, सब आपके पीडीएफ से प्रश्न है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके पीडीएफ में ना हो, सब पीडीएफ का मतलब कॉपी पेस्ट है, पीडीएफ से उठा के यहाँ पे रख दी हूँ। ठीक है, प्रश्न मैं आपके पीडीएफ से ही बनाती हूँ, और पीडीएफ आपका जो है वर्ल्ड पेपर के पैटर्न पर आधारित है। निम्नलिखित में से माटी की मूर्ति रेखा चित्र के संबंध में कथन किसका है कि लोग माटी की मूर्ति बनाकर सोने के भाव बेचते हैं?
पर राम वृक्ष बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। तो बताना कथन किसका है? ये भूमिका से है कथन। ठीक है। तो आचार्य आचार्य शुक्ल या फिर बेनीपुरी जी स्वयं कह रहे हैं, या गुप्त जी इनके बारे में कह रहे हैं, या वर्मा जी इनके बारे में कह रहे हैं? कौन है जो कहते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति बनाकर सोने के भाव बेच रहे हैं? बताएं। बहुत सुंदर उत्तर है, बहुत बढ़िया। मैथिली जी ने कहा है, मतलब पीडीएफ रीड नहीं करते हैं। सरस्वती आर्या, सरस्वती पीडीएफ रीड नहीं करती हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गीत स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? बताना है। हमारे निर्बलों के निर्बलों होगा, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, वीरों हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले। अब बताएं, जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या होगा 9 नंबर का? पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले। पर ये तो है हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, ये हमने स्कंदगुप्त नाटक में कौन सा नहीं है ये बताना है। ये भी है देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, ये भी है। सी नंबर भी है। अब बचा कौन सा? वीरों के हिमालय आंगन में से, मतलब ये पीडीएफ आपको 5 बार पढ़ा चुकी हूँ स्कंदगुप्त, 2-3 बार ग्रुप में गीतों का क्रम भेज चुकी हूँ, गीतों का पीडीएफ भी भेज चुकी हूँ। यार कहाँ ध्यान है आप लोग का? हाँ, कहाँ ध्यान है? अब बताएं। इन कवियों का काल, ये तो चुटकियों में आप आंसर लगाओगे, चुटकियों में आप आंसर लगाओगे। तुलसीदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास, चुटकियों में आंसर आप लगा सकते हैं। 10 नंबर का जल्दी से आंसर कर दीजिए। पर तुलसीदास तो 1532 के हैं, तो सी कैसे होगा जी? हाँ, हाँ, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगला है त्याग और क्षमा, तप और विद्या तेज और सम्मान के लिए है। ओल्ड पेपर है, ठीक है, पेपर में आया हुआ कथन है, ओल्ड है। इसके बाद है कि लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं, हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक से किसका है? अब बताएं। चाणक्य का कथन वरुजी के प्रति है, या चाणक्य का कथन स्वयं के लिए है, या चाणक्य का कथन चंद्रगुप्त से है, या फिर कार्नेलिया का कथन मालविका से है? त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान, 6 बातें यहाँ लिखी गई हैं, के लिए हैं लोहे और सोने के सामने सिर झुकाना। बताएं। 11 का ए नंबर करेक्ट है। चाणक्य का कथन वरुचि से है, भला पेपर में आया हुआ है, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अगला है कि ये तो बहुत आसान है भाई, दादू मलुक सुंदर, जिनको गुरु नानक का मतलब समय काल पता है, गुरु नानक जी का, ठीक है, 1469, तो आप तुरंत लगा पाओगे गुरु नानक। फिर दादू सुंदर मलूक, ठीक है, बहुत आसान है, दादू सुंदर। 15 सबको याद करो, कर लो आप, और 44 74 96 याद कर लो, ठीक है। इनको 1544 याद कर लो, और इनको 1576 याद कर लो, 74 याद कर लो, और इनको 1596 याद कर लो, ठीक है। तो बहुत आसान है इनको पढ़ना शॉर्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? चलिए कोई बात नहीं है, हाँ, रिकॉर्डर देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, चलिए।
कौन नहीं है भारतीय मंडल के? राजा लक्ष्मण सिंह, बहुत बढ़िया। बताना है गोदान उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है, कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण है, गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है, या गोदान के दो शहरी पात्रों के नाम मिस मालती और जुनिया हैं? आप बताएं। आप बताइए क्या होगा। जुनिया शहरी पात्र नहीं है। अगला है बच्चन सिंह ने किस उपन्यास को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास माना है? अब बताएं। बच्चन सिंह ने किस उपन्यास को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास माना है? बाण भट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी, आपका बंटी, या फिर गोदान? अब बताइए, 1 सेकंड में उत्तर बता दीजिए जल्दी से सभी मित्र। नहीं, आगे आगे क्वेश्चन है ना, आगे क्वेश्चन है। मैं इकाई 5 को लेना चाह रही थी, पर इकाई 5 के कुछ प्रश्न मैं अपडेट नहीं कर पाई। मैं अपडेट कर रही थी, पर वो प्रश्न होगा सुबह 4 बजे। वो प्रश्न होगा आज सुबह 4 बजे। हाँ, बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला है महिला आंचल उपन्यास के संदर्भ में आपको कौन सा कथन बताना है कि यह सत्य है? महिला आंचल की भाषा है मैथिली मिश्रित खड़ी बोली, महिला आंचल की कथा वस्तु का घटना स्थल है पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव, या यह उपन्यास नायक नायिका विहीन है, या महिला आंचल की कथा वस्तु 4 खंडों में विभाजित है? अब बताएं कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? ABCD। अब बताएं ABCD में कौन सा कथन है जो आपको असत्य प्रतीत हो रहा है? हाँ, 2 खंडों में है, बहुत बढ़िया। अगला है असत्य कथन का चयन करना है कि ये 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा देखना है। जब 100 क्वेश्चन आप पूरा का पूरा देख लोगे तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको लगेगा कि ये पेपर से आया हुआ। ये सब पेपर का है, पेपर का पैटर्न है, मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा बनाया कुछ भी नहीं है। आधे प्रश्न पेपर का उठा उठा के बीच में रख दी हूँ, 1-2 ऑप्शन नया डाल के और बीच में मैंने रख दिया है। ये पूरा ओल्ड पेपर है ये वाला। ये संरचनावाद को साहित्य के क्षेत्र में प्रसारित करने का श्रेय रोलाबाद को जाता है। या रोलाबाद संरचनावाद की व्याख्या पुस्तक द फैशन सिस्टम में की है, या जादुई यथार्थवाद पद का प्रथम प्रयोग नित्य से करते हैं, या फिर सभी कथन सत्य हैं? तो आप बताएं 17 नंबर का। देखो, जब आपसे नहीं बन रहा होता तो आप सभी कथन सत्य लगा देते हैं, मतलब जब नहीं पढ़े होते कोई चीज़ तो सभी कथन सत्य। यहाँ पे C नंबर जो है वो यहाँ पे हमारा सत्य है। ये 2019 का प्रश्न है क्या? मेरे ख्याल से 19 में आया था नेत्से के बारे में कुछ, ठीक है, तो वहीं से उठा ली थी। अगला है निम्नलिखित में से मैथिली जी की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो ये तो आपसे बन जाएगा चुटकियों में। यशोधरा है, साकेत भी है, नायिका प्रधान नहीं है। अब बताना है। 18 नंबर का बता दीजिए। ये भी है, ये नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन का फिर से चयन करना है कि बिहारी मिर्जा जैसे की के आश्रयदाता थे, रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ गानानंद है, कुलपति मिश्र अलंकारवादी आचार्य थे, या हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका बिहारी रत्नाकर हैं? आप बताएं। 19 नंबर का बताएं क्या होगा। असत्य का चयन करना है फिर से। 19 नंबर का बता दीजिए क्या होगा। सभी लोग लिखिए आंसर, सब लोग लिखिए। क्या लगता है आपको? ये तो पूरा पूरा सही है, तो ये तो असत्य होगा नहीं। अब ये D नंबर तो एक ही जगह पे है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? ये सही है कि कोई बिहारी मिर्जा जैसे, ये भी सही है, ये सही है, ये असत्य नहीं है। तो A नंबर जहाँ पे है वहाँ पे आप काट दो अब, क्योंकि हमें असत्य का चयन करना है, ठीक है, हमें असत्य का चयन करना है। तो A नंबर जहाँ है ना वहाँ पे काट दो। अब हमें उत्तर अपने आप मिल जाएगा।
आदिवासी, ये तो पूरा ओल्ड पेपर है, पूरा का पूरा। आदिवासी वर्ष की मूल स्थापना नहीं है। सत्ता के प्रति मोह, जन जंगल जमीन पर अधिकार, जनजातियों की विस्थापना का त्रास, या फिर सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष। आप बताएं। बताएं क्या होगा। सत्ता के प्रति मोह, ये उनकी स्थापना नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना डायरी विधा की नहीं है? कौन सी रचना है जो डायरी विधा की नहीं है? बताएं। ज़्यादा अपनी कम पर आई, प्रवासी की डायरी, या दिल्ली मेरा प्रदेश, या फिर पेरिस के नोट्स। कहीं ना कहीं तैयारी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है दोस्तों, तैयारी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कौन सी रचना डायरी विधा की नहीं है, ठीक है, ये पूछ रही हूँ। अभी तक मेरे ख्याल से नेहा त्रिपाठी का आ गया। ये पेरिस के नोट्स जो है ना, डायरी विधा की रचना नहीं है, ये वाले 3 नंबर, ये डायरी विधा की नहीं है, ठीक है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय ने लिखा है, दीपा, सी नंबर ना लगाएं, ठीक है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय का है। और ये प्रवासी की डायरी आपको पता ही है, हरिवंश राय जी की बच्चन की है, ठीक है। ज़्यादा अपनी कम पढ़ाई आपको पता है, उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ूं। कई रचनाएं हैं जो बता चुकी हूँ कि अच्छे से पढ़ के रखना है, और खासकर जो मैंने 23 पेज का, 29 कहाँ, ठीक है, 23 पेज का जो मैंने एक भेजा था आपको PDF, उससे ही पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। उतना पढ़िए ही, उससे ज़्यादा ना पढ़ें। कोई बताएंगे पेरिस पेरिस का नोट्स किसका है? बहुत बार पेपर में आ चुका है, कम से कम 20 बार पेपर में आया होगा। बताएं भला, बताएं मुझे कि पेरिस का नोट्स किसको पता है? ये रिपोर्टाज विधा की रचना है, और किसकी है? ये कम से कम 20 बार पेपर में आ चुकी है, 20 दफा पेपर में आपके आई है, ओल्ड पेपर में, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राम। अरे कितना प्रश्न बनाए हो यार। वो दीपा पूछ रही हैं कि आपको कैसे इतना याद रहता है, वो 2019 से लेकर के आज तक की तैयारी। मुझे तो अफसोस होता है कि अब तो मुझको 4 4 बार JRF लेना चाहिए था, मतलब 4 बार कम से कम मेरा JRF होना चाहिए था। मान लो 6 बार नेट हो रहा है, तो 4 बार मेरा JRF होना चाहिए था। फिर अब सोचती हूँ, अफसोस कि कहाँ पे कमी है, तो याद आता है कि टाइम नहीं मिलता मुझे, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेपर को अलग से तैयार करने के लिए, क्योंकि जब कोर्स में मैं काम करती हूँ तो फिर मैं अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं दे पाती हूँ। खैर खैर, हो गया। जितनी बार आपको सफलता मिलती है वो सारी सफलता मुझे मुझे उसका श्रेय मिल जाता है कि हाँ मेरी बदौलत मिली है। पेरिस पेरिस के नोट्स महेंद्र भल्ला का वो अलग रचना है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, नीरू से। चलिए बताइए, कौन नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं? ओल्ड पेपर है पूरा, 19 वाला ही मेरे ख्याल से ये भी है, 19 का ओल्ड पेपर है। एक कौन है जो नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं? दूधनाथ सिंह, या फिर निर्मल जी, या फिर राजकमल चौधरी जी, या फिर महीप सिंह। आप बताएं। 22 का बता दीजिए क्या होगा। 22 का तुरंत तुरंत आंसर बता दीजिए, कौन है नई कहानी आंदोलन के कहानीकार? वो PDF याद है मेरा, वो क्या बोलते हैं, अरे अरे यार वो, अच्छा, कहानी कहानी का वो, जहां मैंने वो डायग्राम बना के सबके नाम लिखे थे। किसको 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 याद है भाई? हम्म, किसको किसको याद है वो?
अरे जहाँ मैंने कहानी आंदोलन के प्रवर्तक प्रवर्तक भी लिखा है और प्रकाशन वो उनके संस्थापक, और साथ में वो भी लिखा है समय काल। मैंने कहा कौन है जो नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। आ गया उत्तर? सबको उत्तर आ गया 22 नंबर का? सबका आ गया। देखो पहला है नई कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक है ना, प्रवर्तक है वो लेखक त्रयी हैं। कौन कौन से? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। ठीक है। इसके बाद आ कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद। इसके बाद सचेतन कहानी के महीप सिंह हैं, सचेतन कहानी के महीप सिंह। फिर सहज कहानी के अमृत राय। फिर समानांतर के कमलेश्वर। सक्रिय कहानी के राकेश वत्स और जनवादी कहानी के जनवादी लेखक संघ। अब क्या करूं मैं? आप कहीं उत्तर देख देख के लगा रहे हैं क्या लगता है? हाँ, जरूरी नहीं है। कभी कभी उत्तर जब मैं टाइप करती हूँ तो कभी कभी बी का डी हो जाता है, भला ध्यान रखना। कभी कभी बी का डी हो जाता है प्यारे प्यारे साथियों। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है नई कहानी आंदोलन के बारे में। पर तब भी आपका जो डाउट है, वो क्या बोलते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो सही से क्लियर नहीं है। ध्यान रखना, आपका कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है, अभी भी कह दूं मैं। चलिए, अरे लेखक त्रयी हैं, लेखक त्रयी में राजेंद्र मोहन और कमलेश्वर आते हैं, राजेंद्र मोहन कमलेश्वर आते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ है प्रश्न ही। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये ऐसे वाला प्रश्न को जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये प्रश्न आते हैं पेपर में। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है कि पैरों में पंख बांध कर राम की बेनीपुरी का है, अरे यावर रहेगा याद अजय जी ने लिखा है, पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास का है, या फिर जिंदगी मुस्कुराई शिव पूजन का है। अब बताएं। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। हाँ, जिंदगी मुस्कुराई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। ठीक है, इनका नहीं है। बहुत बढ़िया, ऐसे उत्तर दीजिए, क्या बात है। 1 सेकंड में उत्तर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। असंगत युग का चयन करना है। मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि सत्य पर रहा मैं दृढ़ युत्सु कहता है। इंसान का मशीन बनाना सनक ही का दूसरा रूप है, श्रीपत कहता है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के निजी जीवन पर आधारित है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। अब बताइए, 24 नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण अच्छा कथन है। अरे क्या बात है, देखो सबने डी डी लगा, आहा हा, क्या बात है। इस तरह से उत्तर आता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेघना, ममता, निक्की सिंह, निकिता जी, निकिता साहू का सही आंसर है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अद्भुत। निकिता साहू का सही आंसर है। और शिवप्रस्थानक आया, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के निजी जीवन पर नहीं बल्कि कालिदास के जीवन पर आधारित है। बड़ा दुख हो रहा था ये जब उत्तर देख रही थी डी 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 करके ना। अब यहाँ से तो चाक डस्टर था ही नहीं, कंप्यूटर पे मारूंगी, कंप्यूटर की स्क्रीन फूट जाएगी और आप लोगों तक पहुंचेगा भी नहीं। हाँ, रूपम का भी सही था। ठीक है ना, ऐसे उत्तर ना दिया करें भाई कि मैं भी हताश हो जाऊं। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी खड़ी बोली का प्रथम स्वतंत्रतावादी कब किसे स्वीकार किया है? कितना आसान है भाई, 20 बार पेपर में आ चुका है। पता है कितनी बार पेपर में आ चुका है ये? पता है जल्दी से। श्रीधर पाठक को
अब बताएं। अब आ गया फिर से इलियड के ग्रंथों का सही क्रम बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है बताना। द सेक्रेड वुड बीस, द बेस्ट लैंड वाइस। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नहीं पल्लवी, क्लास को देखो लेकिन रिप्लाई मत करो आप पहले रेस्ट लो और तबीयत को सही करो। ठीक है, तबीयत को सही कर लो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संगत है? संगत बताना है। वनाष्टक लिखा रामदास त्रिपाठी ने, कविता कलाप महावीर जी की है, शंकर सर्वस्व कामता प्रसाद की है, मयंक महिमा भारतेंदु जी की है। बताएं कितना आसान है यार, 1 सेकंड में उत्तर बनेगा। लेकिन ये अब देखना कैसे। शंकर सर्वस्व तो नाथुराम शर्मा शंकर ने लिखा है ना। वनाष्टक तो इनका है ही नहीं, पहली बात त्रिपाठी जी का तो वनाष्टक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कविता विलाप महावीर जी की। ठीक है, लेकिन कविता विलाप महावीर जी लिखते हैं, कविता कलाप लिखते हैं। हाँ कविता विलाप की कविता कलाप लिखते हैं जी। हम्म यहाँ पे हमें संगत बताना था। ठीक है, हमें संगत नहीं असंगत बताना है, समझ गए। चलिए, आप मेरे सुर में आप भी सुर मिला लेते हैं। यहाँ पे आपको असंगत बताना है, और संगत है ये सी नंबर कि शंकर सर्वस्व कामता प्रसाद का नहीं है, और बाकी सब सही है। ठीक है, अगला आता है तद 200 सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। यह उक्ति किस आचार्य की है? भामह, रुद्रट, कुंतक, रुद्रट या इनमें से कोई नहीं। अब बताएं। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, पिटाई हो जाए किसी का गलत। कौन बोले, ए कौन बोल रहे हैं? ए क्यों बोल रहे हैं आप लोग? बताएं। 200 शब्दार्थों। 28 का लगाइए। मम्मट की है, मम्मट की है, कितनी बार पेपर में आ चुकी है यार। हाँ बहुत। मम्मट किसने नाम लिखा था? किसने लिखा था मम्मट? वही है जो मम्मट लिखे हैं। इतना फास्ट कमेंट चल रहा है कि दिक्कत। हाँ नहीं, हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए अगला है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का क्रम बताना है। एकांत संगीत, सतरंगिणी, बंगाल का काल, मिलन यामिनी। तो पहली बात तो मिलन यामिनी 50 से प्रकाशित है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब बताएं। अब बताएं। एकांत संगीत 39 है, सतरंगिनी 45 में, और बंगाल का काल का प्रकाशित होता है 46 में। है ना, हमको मिल गया। ठीक है, 1 नंबर, 1 2 3 ना मिल गया, ये नंबर करेक्ट है। 39, 35, फिर 30, सॉरी 39, 45, 46 और ये 50। अगला है असंगत का चयन करना है। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे, और सुमित्रानंद पंथ पर अद्वैतवादी हैं। महादेवी बौद्ध दर्शन से प्रभावित है, या फिर सभी संगत हैं? आप बताएं। 30 का बताएं क्या होगा?
हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्योंकि अद्वैतवादी तो निराला है, ये तो नहीं है, नौ मानवतावादी थे ये। ठीक है चलिए, अगला आता है डॉक्टर नगेंद्र के आलोचक ग्रंथों का क्रम बताना है। साकेत एक अध्ययन, काव्य में उदान तत्व, फिर नई समीक्षा नए संदर्भ, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। अब बताएं, बी नंबर फिर यहाँ पे सी नंबर। ये थोड़ा सा कठिन होते हैं ना ये, इसके आलोचना ग्रंथों के रचनाओं को देखना कठिन है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड देखना है आपको, सेलेक्टेड पढ़ना ही है। देखिए कोई भी विधा हो उसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण नहीं होता। विधा कोई सी आप पढ़ लो उठाकर, चाहे इकाई 5 पढ़ो, इकाई 6 पढ़ो, कोई भी कविता कहानी नाटक उपन्यास आप पढ़िए, लेकिन कुछ चीजें ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती उसमें। ठीक है, साकेत एक अध्ययन प्रकाशित होता है 39 में, फिर काव्य में उदान तो प्रकाशित होता है 58 में, इसके बाद ये प्रकाशित होता है मेरे ख्याल से 70 में, नई समीक्षा नए संदर्भ, और ये भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका प्रकाशित होता है 72 में। ठीक है, अरे उसी का पढ़ो आप, तो मैं कहती पीडीएफ का ही सब पढ़ डालो यार, बाहर का कुछ मत पढ़ो आप तो। मैंने कितनी बार कहा कि आप ना जितना आपको दिया गया ना वो 1498 पेज का या 1500 पेज का लगभग होगा, जितना मैंने आपको बना के दिया है ना, उसके सिवा जो मेरा बनाया नोट्स है उसके सिवा कुछ मत पढ़ो पेपर में क्वालिफाई करने के लिए। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं अच्छे से कि पेपर में सामान्य प्रश्न ही गलत होते हैं, ध्यान से सुन लो, पेपर में सरल प्रश्न सामान्य प्रश्न जो है ना वही गलत होते हैं। ठीक है, कठिन वाले प्रश्न गलत जल्दी नहीं होते दोस्तों, जो आप पढ़े होते हैं ना और फिर आप रिवीजन नहीं करते हैं, वही आपके नेट के पेपर में पक्का 50 प्रश्न सामान्य आता है, 50 क्वेश्चन है जो कि जनरल टाइप का रहेगा, जो कि सबको आता रहेगा। कुछ लोग को ऐसे हैं कि पढ़े हैं और पढ़ा हुआ गलत कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं रिवीजन काफ़ी टाइम से नहीं हुआ तब भी गलत कर रहे हैं, मतलब 50 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सबको आते रहते हैं और आता हुआ प्रश्न गलत होता है। तो समझ लो यदि आपका जनरल क्वेश्चन आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, सुन लो मेरी बात को, मतलब एक मंत्र ही सुन लो आप कि जनरल प्रश्न आपका, आप बहुत जो आसान वाले प्रश्न है ना, यदि वो आपने सही कर लिया तो समझो कि आप एग्जाम निकाल लोगी, है ना। कठिन वाले प्रश्न के पीछे मत भागो, कठिन वाला तो चलो गलत होता ही है, आप बनता हुआ प्रश्न गलत करके आते हैं, मतलब सामान्य प्रश्न जो है वो आपसे गलत होता है दोस्तों, वो गलत होता है, मेरे साथ भी होता है, आपको नहीं बोल रही, मेरे साथ भी हुआ है। और आके फिर घर में अफसोस होता है, बाप रे 6-7 प्रश्न ऐसे थे जो हमको आते थे गलत हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर दिमाग आता है कि यहाँ पे वजह थी हमने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, हम उस प्रश्न को छोड़ रहे थे वही प्रश्न आ गया, जिसको हम छोड़ रहे थे वही प्रश्न आ गया। अरे भैया ट्रांसफार्मर जल गया है, ओ हो। चलिए, तो ये वाला हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला आता है, यहाँ पे बताना है आचार्यों को उनके कथनों के अनुसार संगत बताना है कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मगुण वामन ने कहा, या शब्दार्थों सहित काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा भामा ने कहा, या फिर काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रसक्यते भरतमुनि ने कहा है, या फिर शब्दार्थों सहित वक्र का व्यापार सालनी कुंतक ने कहा। तो वक्र से कुंतक का आता है, कुंतक वक्र से बात के प्रवर्तक है, तो डी नंबर तो बिल्कुल सही है। आगे बोलिए, आगे बोलिए, 32 का आगे बोलिए क्या होगा। असंगत बताना है, डी क्यों कह रहे हैं भाई। सिप्रस्थाना शब्दार्थों सहित वक्र का व्यापार नहीं, ये तो कुंतक की ही पंक्ति है, हमें तो असत्य बताना है, असंगत बताना है, कौन सा असंगत है। अभी आंसर आया मेरे को निक्की का, निक्की यादव का आया मेरे पास, अभी आया मेरे को आंसर किसका, पूजा झाने से उत्तर लगाया।
लगाते रहें, बैठे नहीं, मत बैठिए, लगाते रहिए, विचार करते रहिए जल्दी जल्दी कि क्या होगा वास्तव की। इतनी बार प्रश्न आया हुआ है पेपर में कि बता नहीं सकती। इतनी बार पेपर में आया हुआ है। आ गया। काव्य शोभा करान। कहाँ गए थे बेटा, कहाँ गए थे? बुझा क्या फिर से? मोबाइल देख रहे थे क्या? कहाँ देख रहे थे? अरे यार शैतान हो, क्या बताऊं। मुझे पता है इनको ना खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है। ये काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान, ये किसका है? ये किसका है? आचार्य दंडी का है, समझ गए? खुद भी आपको देखो, मैंने बी का नाम लिया तो संतोषी ने साथ में बी भी लिखना शुरू कर दिया। यार कैसे पढ़ाई करते हैं? ये सी नंबर संगत है, ये भरतमुनि का नहीं अलंकार के संबंध में परिभाषा, ये दंडी ने कहा है। आचार्य दंडी ने कहा है, ठीक है। मैं वही आपका देख रही थी, आपका ट्रस्ट देख रही थी ना, विश्वास कितना है। इतनी बार पेपर में आए हो, 20-25 बार तो यही बार बार रिपीट आता है, ठीक है। सी नंबर करेक्ट है। जैसे मैंने कहा कि निक्की ने सही कहा, आपने वही सही मान लिया। पता नहीं कहाँ देखते हैं। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, बताएं। ये सबकी परिभाषा आप पता है ना, सबकी परिभाषा सबकी सही है, ये भरतमुनि की नहीं है बस। तो भरतमुनि कौन सी है? क्या क्या चाहिए? ड्राइंग करना है, ठीक है रुको। भरतमुनि ने कोई परिभाषा नहीं दी है, सिर्फ एक दिया है, विवाहवान भाव विचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ठीक है ना। अब बताएं। 33 का बताएं क्या होगा? हाँ 35, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जाके सही उत्तर आया है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य बताना है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? बताएं 34 नंबर का क्या होगा? आप बताएं भला, वक्रोक्ति सिद्धांत के विरोधी आचार्य का नाम बताना है। राधे राधे रिंकू जी, अभी तक कहाँ थे? वक्रोक्त अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या? अरे यार कहाँ से फंसा दिए? थोड़ा सा क्या निकाल रहे थे? चलो हो गया, रखो पे आती हूँ, रखो बनाती हूँ। खूब शैतानी करते हो। वक्रोक्ति अलंकार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वक्रोक्ति अलंकार में जो इसके प्रकार हैं वो तो देखना है। वक्रोक्ति के जो 6 भेद हैं वो भी देखना है, ठीक है। वर्ण विन्यास वक्रता, वाक्य वक्रता, पद पूर्वार्ध, प्रकरण वक्रता, पद परार्ध और प्रबंध वक्रता, ये भी देखना है। साथ में वक्रोक्ति को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? क्रोंचे का अभ्यंजनावाद भारतीय सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा, ये भी ध्यान रखना है। साथ में वक्रोक्ति आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्रोक्ति के कुछ अलग अलग अर्थ हैं, सब अलग अलग अर्थ देते हैं वक्रोक्ति का। कुछ लोग टेढ़ा मानते, कुछ लोग और मानते, कुछ लोग अर्थालंकार का प्रकार मानते, ठीक है, तो ध्यान रखना। आ गया उत्तर। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? ध्यान रखना, भामह ने वक्रोक्ति को वक्रोक्ति को क्या कहा था? वक्रोक्ति का वर्णन करते हुए कहा था कि वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति होना चाहिए, और अतिशयोक्ति से ही इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल बताया था भामह ने।
हो गया सबका। सब में डी क्यों लगाया? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य मम्मट है। हाँ, डी क्यों लगाया? कहाँ पे पढ़े हैं आप वक्रोक्ति के जो विरोधी आचार्य मम्मट है? मेरी बात सुन पा रहे हैं दोस्तों? हाँ, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप। हम्म, इसका मैंने एक अलग से पीडीएफ दिया था आपको, वो 16 पेज वाला, उसमें तो मैंने पूरा विस्तार से बन लिखा हुआ है। वक्रोक्ति का प्रथम विरोध ना भामा ही करते हैं, भामा करते हैं, और भामा वक्रोक्ति न मान करके उसे अतिशयोक्त बोलते हैं, और बोलते हैं यह अतिशयोक्त ही संपूर्ण अलंकारों की जननी है। अरे विरोध पूछ रहे हैं तो कुंतक बता रही हैं बाहर। हे भगवान, सरस्वती आर्या पूछ रही हूँ कि वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है, कौन है इनका विरोध करते हैं? हाँ, निम्नलिखित में से कौन रससूत्र के, मतलब आप खुद भी नहीं कर रहे मेहनत, कौन है रससूत्र के व्याख्याता नहीं है? शंकुक हैं, लोलट भी हैं, भट्टनायक भी हैं, और वामन भी हैं। ठीक, वामन नहीं है, अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, अभिनव गुप्त हैं। चलिए अगला, ये तो आपसे बनेगा काव्य तू जाते जा तू कस शिक्षित प्रतिभा होता है, यह उक्ति किसकी है? बहुत आसान है और बहुत बार पेपर में आ चुकी है। ये सेकंड में बता दीजिए, 1 सेकंड में बताइए। काव्य तू जाते जा तू कम से कम 6-7 बार पेपर में आ चुका है। काव्य तू जाते जा तू कस चित प्रतिभा होता है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। हाँ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भामह की पंक्ति है। ठीक है, भामह की पंक्ति है। अगला है निम्नलिखित में से अलंकार ग्रंथों का क्रम बताना। 1 सेकंड में बताना है उत्तर। काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व और अलंकार कौस्तुभ। अब बताएं, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, सभी मित्र। ठीक है, काव्य अलंकार का है, भामा का है काव्य अलंकार। फिर काव्य अलंकार सार संग्रह जो आता है वो किसका होता है? रुद्रट का, नौमी सती। फिर काव्य अलंकार सर्वस्व आता है। इसके बाद काव्य अलंकार कौस्तुभ आता है। कौस्तुभ किसकी वाली रचना है? पंडित विशिष्टर वाली है। ये तो भैया बता पाओगे, आप ही बता पाओगे, तुरंत आप बता पाओगे। ये कुंतक, मम्मट, हेमचंद्र, जयदेव। क्योंकि ये नहीं हो, क्योंकि हेमचंद्र यहाँ पे नहीं आते हैं ना, हेमचंद्र यहाँ पे नहीं आएंगे दोस्तों। हेमचंद्र 12वीं सदी के हैं, यहाँ काटू। ये 11वीं सदी के हैं, लेकिन उससे पहले आचार्य कुंतक आते हैं, फिर मम्मट, फिर इसके बाद ये आते हैं, फिर इसके बाद ये आते हैं 13वीं सदी में जयदेव आते हैं। 13वीं सदी में जयदेव आते हैं। ये बन जाएगा निम्नलिखित काव्य लक्षणों में असंगत का चयन करना है। शरीरम ताप दृष्टार्थ विभिन्ना पदावली भामा ने कहा है। नन शब्दार्थों काव्य रुद्र ने कहा है। 200 शब्दार्थों सगुणा बनलकृति पुनः काव्य मम्मट ने कहा है। या फिर वाक्य रसात्मक काव्य में जगन्नाथ ने कहा है। अब आपको क्या करना है? आपको असंगत चयन करना है। ये बिल्कुल आपको सबको आता है, सबको आता है, बस आपको यहाँ पे आंसर देना कूट में। ए डी सही है, असंगत है, बी सी असंगत है, ए बी या ए बी पी या सभी सही है। आप बताइए। असंगत बताना है, असंगत बताना है, फटाफट फटाफट। रीता, रीता पटेल, सब लोग लगाए। अरे बाप रे, सिपरा स्थाना करें सभी सही है। भगवान ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो सभी सही है, क्योंकि वाक्यम रसात्मक काव्यम जगन्नाथ का है, वो विश्वनाथ का है, जगन्नाथ का नहीं है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है, जगन्नाथ ने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादक सदम काव्यम। ठीक है, फिर तदोषो, ये तदोषो शब्दार्थो सगुणावलन कृति।
और ये नम शब्दार्थों का अभिम तो रुद्रट का ही है, इसमें कोई कोई वो नहीं दो राय। ये संयम ताव ये शरीरम ताव दृष्टार्थ दंडी, ठीक है, दंडी दृष्टार्थ है, ये तो भावना नहीं है, तो ए और डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अगला, राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं? कार्यत्री भावभित्री दो प्रतिभा आपको बन रहा है। अनुभाव के कितने भेद माने गए हैं अब बताएं। कितना आसान क्वेश्चन है ना, और आसान प्रश्न हमारा गलत होता है दोस्तों, ध्यान रखना। जो सामान्य, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, और ये जनरल प्रश्न ना हमारा गलत जाता है। चलिए उत्तर लगाए फटाफट फटाफट फटाफट, एक कौ लोगों का गलत ना होना चाहिए, एक भी मित्र का ये प्रश्न गलत ना जाए, नहीं तो फिर देखो अब डांट खानी पड़ेगी। एक मित्र का किसी मित्र का मेरे ये प्रश्न गलत ना होना चाहिए। अनुभाव के कितने भेद माने गए हैं? अब मन कर रहा मैं यहीं से, अब अभी कमेंट पे नहीं बोल पा रही ना, ठीक है। अरे गधों, ठीक है, 8 मत लगाओ, 4 लगाओ, ठीक है। ठीक है 4 लगाओ ये वाला, ठीक है। कायिक वाचिक आहार सात्विक, ठीक है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। आई बात समझ में? ये 5 कौन लिख रहे हैं? पूनम आप लिख रहे हैं, हे प्रभु, ठीक है ना। चलिए बहुत आसान है, बहुत आसान, सब पेपर में आया हुआ। रस सूत्र के प्रख्यात व्याख्याकारों में से असंगत बताना है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं, शंकु अभिव्यक्तिवाद के, भट्ट नायक भुक्तिवाद के, फिर सभी संगत हैं। आप बताएं, चुटकियों में आंसर दीजिए। अभिनव का अभिव्यक्तिवाद, क्या बात है। शंकुक ने अनुमतिवाद दिया है, शंकुक का अनुमतिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, बहुत बढ़िया, इस तरह से बात पकड़े। काव्य दोष के कितने भेद माने गए हैं बताइए? 10, 5, 8, 7 बताएं। 10, 5, 8, 7 काव्य दोष के कितने भेद माने गए हैं? 10 भेद, 10 गुण, 10 दोष। किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? आप बताएं, किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? सब उसी पीडीएफ में है, ऐसी कोई बात ना हो जो उस पीडीएफ में मेंशन ना हो। 16 पेज वाले पीडीएफ की बात कर रही हूँ, 16 पेज वाले पीडीएफ की। किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? हाँ एमएस कोई नहीं, क्योंकि भरत मुनि ने सर्वप्रथम रसों की संख्या 8 मानी थी, ठीक है ना। चलिए, मेरे इस मोबाइल में बैटरी नहीं थी और मेरे बच्चे मोबाइल देख रहे थे, ठीक है, आए हैं स्कूल से, खाना खाए, मोबाइल देखे। मैं आज मोबाइल को पकड़ी नहीं, दूसरा वाला कमेंट सेक्शन वाला जिसमें कमेंट रीड करती हूँ, उस मोबाइल को देखी नहीं हूँ, वो हो गया है बंद, अभी जस्ट स्विच ऑफ हो गया। अगला है, चलो कोई बात नहीं, हो गया। ए बिट्टू हो रहे हो, चलो। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? अब बताना है, वक्रोक्ति का भेद कौन सा नहीं है? उक्ति विन्यास, वर्ण विन्यास, प्रकरण वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। बताएं 45 का क्या होगा? अब मैं कैसे देखूं आपके कमेंट सेक्शन को, मुझे फिर जाना पड़ेगा उधर पीछे, ठीक है। उक्ति विन्यास वक्रता कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, उक्ति नहीं है ना। शुरू में वर्ण विन्यास है, वर्ण वाक्य पद पूर्वार्ध प्रकरण परार्ध पद परार्ध और प्रबंध, ठीक है ना।
ऐसा उक्ति वाक्य विक्रेता कोई है भी नहीं, तो देख लो सब सही दिख रहे थे। अच्छा, संतोषी का राइट आंसर आया था, अरे बाप रे। हे राम, लीलावती, रिंकू, जरीना जी, पूजा, मेघना आप भी डी लगा रहे थे, अरे बाप रे। सुषमा, हे प्रभु। टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, अब बढ़िया क्रम से लगवाऊंगी, ठीक है। आज वो नहीं कर पाई ना, पहले इकाई 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा क्रम से लगवाऊंगी, ठीक है ना। फिर इकाई 4 से शुरू करूंगी, या फिर इकाई 1 से शुरू, फिर बाद में करूंगी। पहले 5, 6, अभी अब 4 बजे आऊंगी ना मॉर्निंग में 4 बजे, तो इकाई 5 का पूरा करवाऊंगी पहले। इकाई 5 के जितने प्रश्न मतलब बना सकती हूँ, बहुत सारे प्रश्न आपको आते हैं, मत ऐसे कुछ प्रश्न बनाऊंगी जहां पर आप मुझे लगे कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ये देखने के लिए। ऐसे नहीं मतलब कि वही चीज उठा के लाओ, बस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दूंगी, और एक कुछ क्रम लगाने के लिए, कुछ प्रश्न आड़ा तिरछा मतलब कि ये बताने के लिए कि अरेंज करने के लिए, आगे पीछे आरोह अवरोह करने के लिए, और कुछ तर्क वाले प्रश्न, यानी कि जितना महत्वपूर्ण है बस वही जो पेपर में आता है। और जो पेपर में आता है वो मेरे को पता है कि क्या आता है पेपर में, कैसे पेपर में आता है वो मुझे पता है। यदि मैं अभी भी कहती हूँ गारंटी के साथ, यदि आप मेरी एक एक बात को आप अमल करते हैं तो पेपर आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो जो मैंने आपको सूत्र दिया ना, ये अभी ये वाला मंत्र, सफलता का मंत्र जो दिया मैंने ना, ये वाला आप देखते ही नहीं हो। ये सफलता का मंत्र किधर गया, जे भी मैंने लिया था, मैंने उस दिन आपको दिया था बना करके ना, पता नहीं किधर है। मैंने सफलता का एक मंत्र आपको दिया था, इधर तो दिख नहीं रहा, ये तो कुछ और ही खुल गया भाई। वो इतना बेहद अच्छा है, इतना बढ़िया अच्छा है कि क्या बताऊं, और उससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। वो जो मैंने मतलब वो आड़ा तिरछा, हाँ, वो जो मैंने आपको कितने 33 टॉपिक दिए हैं ना, सुन सुन के, हाँ हाँ 33 टॉपिक वाला ना, 33 जो पॉइंट दिया मैंने, उसके अलावा कोई पॉइंट आपको करने नहीं है। अभी टेस्ट कर रही हूँ, टेस्ट करवाती जब अभी 5-6 दिन बाद देखो, शेड्यूल हो सकता है कि जारी हो, अगर एग्जाम होगा तो शेड्यूल जारी हो जाएगा। कौन सा वाला, वो डेट वाला, मतलब कि किस डेट को कौन सा विषयवार डेट आ जाएगी आपकी, विषयवार डेट जैसे ही आपकी जारी होगी वैसे ही हम अपना मैराथन उसी पॉइंट पे करेंगे। मतलब किसी टाइम पे, जरूरी नहीं कि अब मतलब 2 बजे 3 बजे आऊंगी, जितना मैक्सिमम आप 24 घंटे में आपको दे सकती हूँ, 8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कितना भी दे पाऊंगी बस। पढ़ो यार, पढ़ते रहो, पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं को हमारा छूट जाए पहले वाला, ठीक है। अगला था, किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा तथा रस ध्वनि, अलंकार को काव्य की आत्मा और तथा रस को ध्वनि की आत्मा माना है, तो किसने माना था, दंडी आनंद वर्धन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मेरे ख्याल से लिख लिया था डायरेक्ट ही, ओल्ड पेपर था। अब पेपर बहुत अच्छा है, ठीक है, सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, अभी मैं इसको भेजूंगी, आप देख लेना एक बार इसको। सब ऐसे मतलब बेसिक से प्रश्नों को घुमा घुमा के बनाया गया है, पूरा बेसिक क्वेश्चन को अब पूरा पेपर में आया हुआ है, ना कहे कोई 1-2 प्रश्न छोड़ करके पूरा का पूरा प्रश्न इसमें आया हुआ है, सब ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो पेपर में आया हो, पेपर के प्रश्नों को बीच बीच से उठाया गया है, और इसको आपको एक बार देख लेना है, और 4 बजे फिर आपको आना है, ठीक है, 4 बजे आपको फिर आना है इकाई 5 करने के लिए। तो अब क्रम से चलेगा, पहले इकाई 5-5, फिर इकाई 6-6, फिर 7-7, फिर 8-8, मतलब कल पूरा दिन इकाई 5 करूंगी, सुबह आऊंगी 4 बजे तो इकाई 5 करूंगी, दोपहर में आऊंगी तो इकाई 5 करूंगी, मतलब दोपहर में जब मैं 2:30 बजे आऊंगी ना, 2:30 बजे आऊंगी तो भी इकाई 5 ही करूंगी, ठीक है ना, इकाई 5 ही करूंगी, 2:30 बजे आऊंगी, मतलब एक दिन में एक कंप्लीट टेस्ट, पूरा दिन, तो 10 दिन में 10 कंप्लीट टेस्ट तो हो जाएगा, बहुत बहुत सारा रिकॉल जाएगा। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, एक भी ऐसा नहीं है जो भी कि आपको कुछ गड़बड़ सा प्रतीत हो, यहाँ पे सब अच्छे प्रश्न हैं, सब पेपर के आए हुए प्रश्न हैं। एक दफ़ा आप इसको देख लेना दोस्तों, मतलब सरसरी नज़र से आप देख लेना, ठीक है ना। सब सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो,
या तो मैं भी एक बार आके करवा दूंगी, 5 बजे आऊँगी, 5 बजे या रात्रि में आऊँगी, ठीक है, आके करवा ही दूंगी, मैं करवाऊंगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे रहने पे सही रहता है। ठीक है, आप देख भी लेना, ये तो बहुत आसान है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। चलिए, अरे नहीं, ये कमेंट रीड करने वाला मोबाइल मोबाइल बंद हो गया मेरा। मैंने इसको देखा नहीं ना कि बैटरी क्या है कि नहीं है। अभी आजकल मोबाइल से मैं खुद भी दूरी बना रही हूँ। हाँ, रात में आ जाऊंगी, मोबाइल से खुद ही दूरी बना रही हूँ ज़्यादा, मतलब केवल पढ़ने के लिए यूज करूँ बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। दो ही चीज़, म्यूजिक के लिए, पढ़ने के लिए, बाकी कहीं कुछ भी नहीं। बस व्हाट्सएप पे आऊँगी, जो भी किसी का कमेंट होगा रीड किया, फिर अपना काम, बस। ठीक है ना, चलिए, धन्यवाद। हाँ, ये बात है, मैं करवाती तो गलतियाँ पकड़ में आती हैं, जल्दी से गलती पकड़ में आती है, और यहाँ पे फास्ट होता है। अपने से करेंगे तो नींद भी आने लगेगी, दोपहर में तो नींद आने लगेगी, क्योंकि मौसम ही इतना सुंदर हो रखा है इस समय। मतलब इतना सुंदर, मतलब व्यंग कर रही हूँ, बहुत खराब हो रखा है, बारिश हो नहीं रही है, कहीं कहीं पे वो क्या बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ा है। जैसे हमारे रीवा में सूखा पड़ गया है, बाढ़ बाढ़ क्या, सूखा पड़ा है शुद्ध। लग ही नहीं रहा कि श्रावण मास लगा हुआ है, सिर्फ शंकर जी नहा ही नहीं रहे हैं जल से। चलिए, ठीक है।